गुड मॉर्निंग। मैं शिवाशीष सुमन, आप देख रहे हैं पीसीएस एकेडमी पटना। आज हम लोग मार्च महीना 2024 का प्रतियोगिता दर्पण का अंतर्राष्ट्रीय पार्ट 1 देखने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय पार्ट 1 में कुल 10 टॉपिक या 11 टॉपिक है। उसे हम आज 5 टॉपिक पार्ट 1 में देखेंगे, शेष 5 टॉपिक हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का ये सब टॉपिक है। चलिए इसको हम लोग विश्लेषण करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, क्या लिखा हुआ है कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य परमाणु प्रतिष्ठानों एवं कैदियों की सूचियों का आदान प्रदान। देखिए, भारत और पाकिस्तान के मध्य एक द्विपक्षीय समझौता हुआ है, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे को अपने देश के परमाणु प्रतिष्ठान का जो ठिकाना है उसका जो सूची है आदान प्रदान करता है। यानी कितना प्रतिष्ठान भारत के पास है, कितना प्रतिष्ठान पाकिस्तान के पास है, दोनों अपनी सूचियों का आदान प्रदान करता है ताकि एक दूसरे पर विश्वास बहाल हो सके। कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई देश यानी पाकिस्तान भारत के विरुद्ध या भारत पाकिस्तान के विरुद्ध परमाणु हथियार का जखीरा बढ़ा रहा है, उसका प्रतिष्ठान को बढ़ा रहा है ना। तो इसके लिए विश्वास बहाल करने के लिए दोनों देश द्विपक्षीय समझौता किया है। यह समझौता हुआ है आपका 1988 को, और 1988 से प्रतिवर्ष 1 जनवरी को दोनों देश एक दूसरे को अपने प्रतिष्ठान के परमाणु प्रतिष्ठान की सूचियों का आदान प्रदान करता है ना। दूसरी तरफ कैदियों की सूचियों का आदान प्रदान प्रतिष्ठान का तो करता ही करता है, दोनों देश अपने यहाँ बंद कैदियों का सूचियों का भी आदान प्रदान करता है। यानी भारत में पाकिस्तान के जितने नागरिक कैदी के रूप में बंद हैं, पाकिस्तान में भारत के जितने नागरिक कैदी के रूप में बंद हैं, उनका सूचियों का, उनके नामों का आदान प्रदान करता है। ये वर्ष में 2 बार होता है, जनवरी को और जुलाई को। चलिए हम लोग इसको एक फॉर्मेट में लिख देते हैं ताकि आप लोग को आसान हो जाए। देखिए, 1988 को द्विपक्षीय समझौता हुआ। समझौता किसमें हुआ? इंडिया और पाक के बीच में हुआ। इसके तहत क्या हुआ? प्रतिवर्ष 1 जनवरी को परमाणु प्रतिष्ठान की सूची का आदान प्रदान। ठीक है, भारत प्रतिष्ठान की सूची को पाकिस्तान को देगा, पाकिस्तान प्रतिष्ठान की सूची को भारत को सौंपेगा। ये कब होगा? 1 जनवरी को। ये लागू कब है? 1988 को द्विपक्षीय समझौता हुआ था। पहली बार लेन देन कब हुआ था, बदला बदली हुआ था? 1992 को। 1992 से ये क्रम चलता रहा है। इस बार 2024 को 1 जनवरी 2024 को भी ये क्रम चला है। ये 33वां बार हुआ है। यानी 1 जनवरी को भी ये आदान प्रदान हुआ, सूची का आदान प्रदान हुआ, सूचियों का आदान प्रदान। और ये कितना बार हुआ है? 33वां लेन देन हुआ है। ठीक है ना, 1 जनवरी को होता है। ये तो हो गया परमाणु प्रतिष्ठान से संबंधित। 1988 को परमाणु से संबंधित परमाणु। अब नागरिक जो कैदी के रूप में एक दूसरे के देश में बंद है, उसका भी सूची का आदान प्रदान होगा। ये 2008 से लागू है। यानी कैदियों की सूचियों का जो आदान प्रदान होगा वो 2008 में एक द्विपक्षीय समझौता हुआ। उस द्विपक्षीय समझौता के तहत दोनों देश एक दूसरे को अपने यहाँ कैदियों की सूचियों का आदान प्रदान करता है। यानी भारत में जो पाकिस्तानी बंद है और पाकिस्तान में जो भारतीय बंद है, उनका नामों का लेन देन करता है ना। ये सूचियों का आदान प्रदान वर्ष में 2 बार होता है। एक होता है जनवरी को, एक होता है जुलाई को। ठीक है ना, वर्ष में 2 बार होता है। और परमाणु प्रतिष्ठान वाला वर्ष में 1 बार होता है, 1 जनवरी को। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं।
चलिए यही इसमें था और कुछ विशेष नहीं है। आगे चलते हैं। देखिए, 5वें कार्यकाल हेतु शेख हसीना वाजेद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। देखिए, अभी हाल ही में बांग्लादेश में संसदीय चुनाव हुआ। वहां की जो शेख हसीना प्रधानमंत्री थी, पुनः प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई है। शेख हसीना का पार्टी का नाम है अवामी लीग, यानी अवामी लीग का जीत हुआ है चुनाव में और शेख हसीना फिर से 5वें कार्यकाल के लिए पीएम बनी है। उसके विपक्षी दल का नाम था बीएनपी, यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। उसका जो मुखिया थी, उसका जो नेतृत्व करी थी, उनका नाम था खलीदा जिया। खलीदा जिया नहीं जीत पाई है। नहीं जीत पाई इसका रीज़न ये है कि इन लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया था, मतलब चुनाव में भाग ही नहीं लिया, विरोध किया चुनाव का, जिसके कारण जो शेख हसीना थी एक तरफा विजय इनको मिला है। ये 5वां कार्यकाल के लिए चुनी गई है। चलिए इसको हम लोग थोड़ा नोट्स के रूप में लिख दे रहे हैं। चलिए देखिए, ये हुआ आपका चुनाव हुआ, संसदीय चुनाव हुआ बांग्लादेश में। ये जनवरी का बात है, जनवरी में हुआ है ना। शेख हसीना पीएम बन गई। पीएम के लिए चुनी गई। ये 5वीं बार, ये 5वें कार्यकाल के लिए चुनी गई है, ठीक है ना। इनका पार्टी का नाम क्या है? अवामी लीग। पार्टी का नाम अवामी लीग है, ठीक है ना। इनके विपक्ष में महत्वपूर्ण पार्टी कौन था? विपक्ष में BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। इसका प्रमुख कौन है? खलीदा जिया। अब थोड़ा हम इसको डिटेल करते हैं। एक चीज आप नोट कर लीजिए, जो वहाँ चुनाव होता है, संसदीय चुनाव होता है, वो कुल मिला के 300 सीट के लिए होता है। वैसे संसद में 350 सीट है, लेकिन चुनाव होता है, देखिए संसद में कुल 350 सीट है, लेकिन 300 सीट के लिए चुनाव होता है। 50 सीट महिला रिजर्वेशन है, आरक्षण है ना। इसका मनोनयन के द्वारा होता है। मनोनयन का मतलब जो सरकार चुन के जाएगी वही 50 सीट के लिए मनोनयन करेगी। इसका चुनाव नहीं होता है, मनोनयन होता है, मनोनयन। और 300 सीट के लिए चुनाव होता है, ठीक है। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो कहना चाह रहे थे हम कि जो शेख हसीना है, उनका जो विचारधारा भारत की ओर झुका हुआ है, यानी भारत के साथ वो मित्रता करके आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन खालिदा जिया है, इनका विचारधारा चीन की ओर झुका हुआ है। अगर ये चुनाव में जीत जाती तो निश्चित ये भारत के लिए थोड़ा दिक्कत का बात था, क्योंकि फिर वो क्या होता, ये चाइना प्रो है और पाकिस्तान प्रो है। यानी खालिदा जिया का झुकाव किसके तरफ है? चाइना की ओर और पाकिस्तान की ओर। तो निश्चित है इससे क्या होता, भारत को प्रॉब्लम होता कि एक पड़ोसी देश जैसे मालदीव में प्रॉब्लम हो रहा है, और सही क्या होता है, वहाँ भी बांग्लादेश में भी प्रॉब्लम होता है। अभी हाल ही में देखे होंगे कि मालदीव में चल रहा है, कैंपेन चलाया गया कि इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया। उस कैंपेन के बाद मुइज्जू राष्ट्रपति के रूप में मालदीव में चुने गए। बांग्लादेश में भी खालिदा जिया के द्वारा इंडिया आउट कैंपेन चला जा रहा था। इनको लग रहा था कि शायद मालदीव में जैसे इंडिया आउट का कैंपेन चलाए, इंडिया का विरोध किए, तो वहाँ राष्ट्रपति के रूप में मुइज्जू का चुनाव हो गया, शायद हम भी इंडिया का विरोध करेंगे तो हम लोग भी जीत सकते हैं, बांग्लादेश में सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेख हसीना फिर से जीत गई हैं, जिनका विचार भारत से बहुत मिलता जुलता है, और साथ में मिलकर दोनों चलना चाहते हैं, भारत और बांग्लादेश को लेकर चलना चाहते हैं। तो ये हम लोग के लिए अच्छा हुआ। ये आयर पॉइंट से भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चीन विरोधी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के लाई चिंगते
ताइवान में नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ताइवान में भी चुनाव हुआ है। चुनाव के मद्देनजर देखा गया तो लाई चिंगते जो कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी डीपीपी के उम्मीदवार थे, उन्हें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। यानी ताइवान में चुनाव हुआ। कौन चुना गया, किस पार्टी का जीत हुआ? डीपीपी। डीपीपी बोले तो क्या, ये हो जाएगा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, ठीक है ना। देखिए इसका उम्मीदवार कौन था? लाई चिंग ते। यही क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं। राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया कहाँ? ताइवान में। देखिए जो लाई चिंग ते हैं और जो डीपीपी पार्टी है वो कट्टर चाइना विरोधी है ना। अब ये कट्टर चाइना विरोधी है, इसका मतलब वो भारत का समर्थक होगा। तो ये जो लाई चिंगते राष्ट्रपति बने हैं, निश्चित रूप से ये भी भारत के लिए शुभ संकेत है, ठीक है ना। अगर आप देखिएगा चाइना ऐसे है, चाइना अगर चाइना का आप एकदम पूर्वी भाग चल जाइएगा है ना, तो चाइना इधर चीन है, इधर क्या है? एक छोटा सा ताइवान है। चीन हमेशा ताइवान को कहते रहता कि तुम मेरा हिस्सा हो। ये देश को देश के रूप में मान्यता देता ही नहीं है, बोलता कि ताइवान पूरा कंट्री चीन का हिस्सा है ना। और जो यहाँ सरकार बनाई हुई है डीपीपी, इसका विरोध करती है। इसका मानना कि ताइवान एक स्वतंत्र देश है, ये चीन का हिस्सा नहीं है। ये कट्टर विरोधी है किसका? चीन का। तो निश्चित है कि जो देश चीन का विरोधी होगा वो भारत का सपोर्टर होगा, है ना। भारत के लिए बेहतर है, ठीक है। यहाँ इसका विपक्षी पार्टी का नाम था केएमटी है ना। ये डीपीपी तो सत्तारूढ़ पार्टी है, जीत गई, लेकिन केएमटी जो विपक्षी प्रमुख पार्टी थी उसका हार हो गया। ये कम्युनिस्ट विचार का है, यानी कम्युनिस्ट विचार का है तो चीन का सपोर्टर होता। अगर शायद केएमटी का सरकार आ जाता तो चीन का सपोर्ट में रहता और भारत के लिए क्या रहता? प्रॉब्लम रहता। इसलिए फिलहाल ताइवान में भी भारत के लिए शुभ संकेत है कि भारत के इंडिया प्रो एक राष्ट्रपति का चुनाव हुआ जिनका नाम है लाई चिंग ते। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? 5 नए सदस्य जुड़ने से ब्रिक्स अब 10 सदस्यीय समूह हो गया। देखिए जो ब्रिक्स था पहले है ना, इसमें 5 था, 1 2 3 4 5। 5 कौन कौन था? एक हो जाएगा ब्राजील, दूसरा हो जाएगा रूस, तीसरा हो जाएगा इंडिया, फिर हो जाएगा क्या? चीन, और चौथा हो जाएगा साउथ अफ्रीका। यही है ना। ये 5 था, 1 2 3 4 5 कंट्री था। अब इसमें 5 कंट्री और शामिल हो गया, यानी कि पहले ऐसे 6 कंट्री को शामिल होना था 6 कंट्री को शामिल, लेकिन उसमें से एक कंट्री अर्जेंटीना बाहर निकल गया, बोला कि हम ब्रिक्स में शामिल नहीं होंगे। तो टोटल कितना बच गया? 5 कंट्री शामिल हुआ। 5 कंट्री। ये 5 कंट्री में कौन कौन है? जिसका नाम है मिस्र, इथोपिया, है ना, इथोपिया, सऊदी अरब, ईरान, इथोपिया के बाद ईरान, सऊदी अरब और यूएई, ठीक है ना। मिस्र हो जाएगा, इथोपिया हो जाएगा, ईरान, सऊदी अरब और यूएई, ये 5 देश शामिल हुआ। 5 देश, तो 5 पहले से 5 अभी, कुल कितना हो गया? 10 देश। यानी ब्रिक्स में आप कितने देश हैं? 10 देश हैं। बाहर कौन देश आया, मतलब शामिल नहीं हुआ? तो अर्जेंटीना। अगर अर्जेंटीना भी शामिल हो जाता तो टोटल 11 देश होता, लेकिन अर्जेंटीना शामिल नहीं हुआ। अर्जेंटीना का विचार है कि वो यूरोपियन कंट्री के साथ है,
अर्जेंटीना मानता है। उनका राष्ट्रपति जो नए नए राष्ट्रपति जेवियर बने, उनका नाम जेवियर है। जेवियर का मानना है कि जो ब्रिक्स है ये कम्युनिस्ट का दल है, कम्युनिस्ट सरकार का दल है, जबकि उनका दक्षिणपंथी विचार है, ये यूरोपियन कंट्री के साथ रहना चाहते हैं। इसलिए वो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने अर्जेंटीना को ब्रिक्स में शामिल नहीं किया, ये बाहर निकल गए एक। बाकी बचा 5, तो 5 का नाम आपको बता दिए, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। और अब कितना है ब्रिक्स में? तो 10। टोटल 5 पहले, 5 अभी का, अभी हो गया 10। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम लोग मजे मजे में पढ़ लिए। आगे हम लोग देखते हैं। म्यांमार में स्वतंत्रता दिवस पर 9,652 कैदियों की रिहाई। तो म्यांमार में एक प्रथा है, एक रिवाज है कि हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुछ कैदियों का रिहाई सुनिश्चित किया जाता है ना। उसी प्रथा को पालन करते हुए इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर म्यांमार के द्वारा कुछ कैदियों का रिहाई किया गया। ये 76वां स्वतंत्रता दिवस था, यानी इसका म्यांमार में इस बार 76वां स्वतंत्रता दिवस था दिवस। ये अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी, है ना। तो 76वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितना 9,692 कैदियों को छोड़ा गया, रिहाई हुई, है ना। अभी म्यांमार में सैन्य शासन है, सेना का या सैन्य शासन है, ठीक है ना। लेकिन इस 9,692 कैदियों में आपका इनको नहीं छोड़ा गया। क्या नाम है इनका? आंग सान सू की म्यांमार में एक बहुत बड़ी लोकतांत्रिक नेता रही है। उन्हीं का सत्ता को हटाकर, उन्हीं का नेतृत्व में जो लोकतांत्रिक निर्वाचित सत्ता था म्यांमार में, उसको हटाकर सेना का शासन आया और आंग सान सू की को आरोप लगाकर 33 साल का जेल दे दिया गया। यानी कि आंग सान सू की को नहीं छोड़ा गया, आंग सान सू की को नहीं छोड़ा। इनको 33 वर्ष का सजा दिया गया है। ये बहुत बड़ी लोकतांत्रिक नेता रही है ना। और ये नोबेल शांति अवार्ड इनको मिल चुका है। लेकिन फिलहाल ये म्यांमार में सैन्य शासन के द्वारा जेल में बंद कर दी गई है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा इस बात को। बस इसमें इतना ही था, इसमें कुछ विशेष तो नहीं है। तो इस प्रकार प्रतियोगिता दर्पण को हम लोग बड़ा ही सरल भाषा में, बोलचाल की भाषा में यूं ही समझ गए। अब आप बात सुन भी लीजिएगा, तो एक बार पढ़िएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है एग्जाम में। इससे प्रश्न आएगा तो आराम से आप डील कर लीजिएगा, है ना। इस तरह से पढ़ने से क्या होता है कि आपका प्रतियोगिता दर्पण आराम से क्लियर हो जाएगा। नहीं तो फिर वही होता है कि स्टूडेंट जाकर जोश में जाता है ना, उत्साह में मैगजीन खरीद के लाता है, लेकिन 2 पन्ना 3 पन्ना अंडरलाइन भी करता है और उसको फिर छोड़ देता महीना भर के लिए। फिर वो बुक धूल भागता है, फिर अगला महीना जाएगा मैगजीन खरीद के लाएगा, और ये निरंतर चलता रहता है। लेकिन इस तरह से देखिएगा कि आप बोलचाल की भाषा में आराम से आप पढ़ लिए, और आपको एक फुटनोट्स के रूप में भी यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि आप उसको अपना कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।